के हमारे गेस्ट हैं अंजन दास, जो फेसबुक यूएसए में काम करते हैं। अंजन उन लोगों में से हैं जो यदि आपके आसपास हैं तो पूरे वातावरण को ऊर्जा से भर देंगे। नई चीजों को सीखना उनके लिए रोजाना की कसरत है, जिसके बलबूते आज वो फेसबुक में बेहतरीन काम कर रहे हैं। बिलो मिडिल क्लास फैमिली से आज ड्रीम कंपनी में ड्रीम जॉब हासिल करने तक की उनकी ये जर्नी अपने आप में गाइडेंस प्रोवाइड करती है। अंजन की एमसीए एंट्रेंस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक सेकंड आई थी। उन्होंने आईआईएम बैंगलोर से एमबीए की डिग्री भी हासिल की है। बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के भी उनकी अपनी एक्सप्लोर करने की प्रवृत्ति ने ही उनका मार्गदर्शन किया है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पर इस बात को कभी एक्सक्यूज बनाने की बजाय मुश्किलों के हल खुद तलाशने पर उन्होंने जोर दिया। दुनिया में किस तरह के काम की मांग आने वाले समय में होगी, इस पर हमेशा उनकी नजर रहती थी और आज भी उनकी यही आदत उन्हें एक विजनरी इंसान बनाती है। फिलहाल वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप इस गफलत में ना रहें कि वो एक साधारण एप्लीकेशन डेवलपर है, बल्कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है जो ऐसे टूल्स डेवलप करते हैं जिनकी सहायता से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ओरेकल, अमेज़न, इंटुइट जैसी कंपनीज में अपनी टॉप क्लास सर्विसेज दे चुके अंजन जाती जिंदगी में एक बेहद डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं। शुरुआती जॉब एक सर्विस बेस्ड कंपनी में किया और फिर कैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब हासिल की, कैसे अपनी स्किल को टॉप कंपनी में टॉप प्रोफाइल के हिसाब से अपग्रेड करी। आज की वेबकास्ट में यह सब बहुत डिटेल में कवर होगा, तो इसे अंत तक जरूर देखें और जाने वो सीक्रेट जिससे आप भी इन प्रोफेशनल गोल्स को पूरा कर सकते हैं। आज की वेबकास्ट में जो बातचीत होगी उससे आप ये जान सकते हैं कि आपको अपने अंदर वो क्या चेंजेस करने हैं जिससे कि आप भी बड़े मुकाम हासिल कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह एक और वेबकास्ट में आप लोगों का सभी का स्वागत है और आज हमारे जो एक्सपर्ट गेस्ट हैं हमारे बीच में वो हैं अंजन दास, जो कि फेसबुक में काम करते हैं और मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। तो सबसे पहले तो अंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू वेरी मच सौरभ, बहुत अच्छा लगा बहुत दिनों बाद मिलके। एंड मैं माई सर्जी प्लेटफॉर्म देख चुका हूँ। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अंजन, याद है हम लोग लास्ट टाइम कब मिले होंगे? लगभग 10-15 साल हो गए होंगे शायद। 15 साल बाद हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे होंगे। हम लोग कॉलेज 12 साल से ऊपर है, नो डाउट अबाउट दैट। जब हम भोपाल से मूव हुआ था मैं। राइट। cool. हाँ, तो अंजन की फैमिली भोपाल में ही थी उस समय। अभी वो लोकेशन शिफ्ट हो गई उनकी और अंजन खुद अभी यूएसए में रहते हैं, फेसबुक में जॉब कर रहे हैं और हम लोग कॉलेज में भी साथ में थे। एनआईटी भोपाल से हम लोगों ने किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है दोनों ने। तो अंजन के बारे में बताना चाहता हूँ सभी लोगों को कि अंजन उन लोगों में से है जिनको आप हमेशा ग्रुप में रखना चाहते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो अपने शुरुआत से जब स्कूल टाइम में रहते हैं तभी से काफी एम्बिशियस रहते हैं और एक बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है। ऐसे लोग जब आपके आसपास रहते हैं आप भी खुद मोटिवेटेड फील करते हैं, इसलिए जब भी उनसे बात करते हैं तो एकदम मोटिवेशन फील होता है कि यार कुछ लाइफ में बड़ा करना है। अंजन बहुत ही खुश मिजाज इंसान है, लाइफ में सब कुछ करना चाहते हैं। मतलब कभी किसी चीज को लेकर मैंने नहीं देखा कि गिव अप कर रहे हो या हारने वाली बात हो। मतलब एक सिंपल एग्जांपल से अगर बोलूं तो अंजन के बगल में बैठ के अगर कोई इंसान गिटार बजा रहा होगा तो अंजन के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये कैसे गिटार बजा रहा है, ये बजा, मतलब मैं भी बजाऊंगा और ये गिटार बजाना सीख लेगा कुछ दिन में। ये अंजन को मैं ऐसे डिस्क्राइब करता हूँ। क्यों, ये वही अंजन है अभी भी जिससे मैं बात कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, आपने मतलब सौरभ ने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है। आई होप कि I'll keep up to it. सौरभ के बारे में कुछ बताना चाहूंगा मैं। आई थिंक सौरभ सबसे पहले मैं मिला था सौरभ से चेस कंपटीशन में। राइट। लाइक हम लोग एक इंटर कॉलेज चेस कंपटीशन हो रहा था। उस टाइम सौरभ और मैं अलग अलग कॉलेज में थे। तो सबसे पहले जब चेस खेलने गए हम लोग, तो मैं बहुत रुकी था, लाइक बहुत नौसिखिया टाइप्स लाइक चेस खेलने में था।
and Saurabh was kind of like a star player there. तो मैंने सौरभ के सारे मैचेस देखे हैं, लाइक साइड में खड़े होके कि अब मैं सौरभ के मैच, सौरभ किस तरह से मतलब चालें चल रहे हैं, तो उससे काफी वहां से मतलब एक फ्रेंडशिप डेवलप हुई, वहां से एक इंस्पिरेशन मिला कि हाँ सौरभ इज लाइक नोज हाउ टू मूव पीसेस इन चेस, तो शतरंज में किस तरह से पीसेस चलाते हैं, और इसी तरह हमारे जीवन के जो लाइफ का जो शतरंज है उसमें किस तरह से पीसेस चलाना है, वो अगर सीखना है तो सौरभ सीखिए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारी सीखने के लिए बातें हैं सौरभ से, और ये बहुत खुशकिस्मती है कि आई हैव अ फ्रेंड लाइक सौरभ। सो ऑल द बेस्ट सौरभ फॉर ऑल द गुड थिंग्स यू आर डूइंग, और इसी तरह मतलब आगे बढ़ते रहिए और इस तरह लोगों को गाइड करते रहिए। सो नाइस ऑफ यू। चेस को याद दिला दिया, और मतलब मैं इस बात को अभी मिस कर रहा था, मतलब मैं सोच रहा था कि हम लोग बात करेंगे और मैं इस बात को मिस कर रहा था। अंजन, आपने एमसीए किया एनआईटी भोपाल से। मैं जानना चाहता हूं कि ठीक है, मेरे को तो पता है जर्नी, लेकिन व्यूअर्स को आप थोड़ा बताइए कि एमसीए करने के बाद कहाँ जॉब लगी, फिर आप किस किस कंपनीज में काम किया, और आज आप फाइनली फेसबुक में आए, तो वो एक ब्रीफ उसका चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं एमसीए से पहले की बात करता हूँ, राइट। तो मैंने इंजीनियरिंग नहीं की, तो लेकिन आप बीएससी के टाइम से मुझे लगा कि अब जो है कंप्यूटर्स का जमाना आने वाला है। तो बीएससी का फर्स्ट ईयर था, उस टाइम पे समझ में आया कि कंप्यूटर्स, ये 2000 आई थिंक 1 की बात है, 2001 की बात है, राइट। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स में एडवांसमेंट हो रहा है, राइट। तो उसको देख के लगा कि अब है ना मुझे कंप्यूटर कोर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि सब लोग कर रहे थे। तो एक कंप्यूटर कोर्स किया मैंने, उसका मैं वो भूल गया हूँ, मतलब नाम भूल गया हूँ, बट लेकिन ये 1 साल का कोर्स था। उसमें मुझे एग्जैक्टली याद है कि 2000 रुपए देने थे, और अगर 1 साल में आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया और सर्टिफिकेट मिल गया तो आपको 1500 रुपए वापस मिल जाएंगे। तो 500 रुपए में आपका पूरा कोर्स 1 साल का हो जाएगा। तो स्टूडेंट लाइफ में हमेशा से ही मतलब तंगी तो रहती है पैसे की स्टूडेंट लाइफ में। तो मुझे लगा कि 500 रुपए में तो डील बुरा नहीं है, अगर कंप्यूटर सीख लिया जाए तो डील बुरा नहीं है। तो मैंने वो कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो उसमें मैंने सीखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और थोड़ा डॉस और फॉक्स प्रो करके एक लैंग्वेज था उस टाइम पे। तो फॉक्स प्रो करके लैंग्वेज था, उसमें मैंने थोड़ा बहुत सीखा, और लकीली मैं पास कर गया और आई गॉट दैट 1500 रुपीज वापस मिल गया मुझे। लेकिन मुझे लगा कि वो जो डिसीजन था, वो जो कोर्स लेने का, वो उसमें मेरे को मेरा माइंड मतलब मुझे लगा कि कंप्यूटर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। क्योंकि जबकि मैं मतलब अच्छा स्टूडेंट नहीं था उसमें। फॉक्स प्रो में मुझे मतलब बहुत ही गंदे गंदे प्रोग्राम लिखने आते थे, और बहुत सारे लोगों ने गेम बना के रखा हुआ था। जब मैंने देखा कि लोग गेम बना रहे हैं, तो मुझे लगा कि अरे बाप रे बाप, तो मुझे लाइक आई शुड डू समथिंग, लाइक मुझे भी कुछ करना चाहिए फॉक्स प्रो गेम। और मुझसे ना हो पाया, गेम तो बन नहीं पाया, लेकिन मुझे लगा कि अब मैंने कंप्यूटर में थोड़ा आगे कुछ करना चाहिए। तो मैंने फिर एमसीए के बारे में सोचा, और फिर एमसीए का एग्जाम दिया। वहां पे फिर सौरभ से मुलाकात फिर से हुई, तो हमारे शतरंज जो ग्रैंड मास्टर हैं वो भी वहां पर थे। तो उसके बाद फिर मैं दर्शकों को यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि एमसीए एंट्रेंस एग्जाम में अंजन की ऑल इंडिया रैंक 2nd आई थी, तो ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। यस, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। तो उसके बाद फिर एमसीए हम लोगों ने इसमें MANIT में एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि दूसरे जो कैंडिडेट्स थे, जो मतलब फ्रेंड्स थे वहां पर, तो वो लोग कॉलेज से मतलब कॉलेज में ज्वाइन करने से पहले से ही लाइक कंप्यूटर के बारे में बहुत ज्यादा जानते, तो उनको लैंग्वेजेस लाइक C++ पहले से आता था। मुझे भी कुछ लैंग्वेज आते थे, लेकिन फॉक्स प्रो जिसकी कोई डिमांड नहीं थी कहीं पर भी। एनीवे, तो मुझे समझ में आया कि मुझे जो है कुछ भी नहीं आता है कंपेयर टू अदर पीपल। तो फिर वहां पर मुझे लगा कि मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ा बिगिनिंग में,
कि समझने में कि आखिर ये होता क्या है। तो पहला साल जो था एमसीए का, वो तो मतलब उतना अच्छा नहीं गया। तो मुझे लगा कि ये एमसीए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग बहुत आगे हैं मुझसे, और मुझे जो है थोड़ा एमबीए कर लेना चाहिए। खैर, उसके बाद एमबीए में कुछ वर्कआउट हुआ नहीं, तो फिर मैंने सेकेंड ईयर से मतलब ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होना चालू कर दिया, एफर्ट ज्यादा कर दिया उसमें। तो ज्यादा कोशिश की वजह से मुझे लाइक सेकेंड ईयर से मुझे मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो कुछ मैंने 2-3 सब्जेक्ट पकड़ लिए जिसको मैंने डेप्थ में पढ़ना चालू कर दिया। मैंने सोचा कि अब जो है सब कुछ तो हो नहीं पाएगा, तो लेट्स पिक ओनली 1 or 2 सब्जेक्ट्स, राइट। क्योंकि तब तो मुझे समझ में आ गया कि जब आप काम करेंगे तो आप सब पे काम नहीं करेंगे, आपको 1-2 चीजों पे ही काम करना है। तो उस पे आपका जो पकड़ होनी चाहिए वो मतलब जबरदस्त होनी चाहिए, मतलब यू शुड बी लाइक वन ऑफ द बेस्ट। तो वो जो थिंकिंग प्रोसेस है वहां पे एक्चुअली प्रोफेसर्स ने काफी हेल्प की। तो उन्होंने कहा कि देखो 2 सब्जेक्ट पकड़ लो, क्योंकि जब प्लेसमेंट का एग्जाम होगा या फिर बाद में जो होगा तो फिर 2 सब्जेक्ट पकड़ लो, उसको करो। तो मुझे लगा कि अच्छा, जो फर्स्ट ईयर तो मेरा निकल गया है, अब सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के में बेसिकली जो फर्स्ट ईयर का जो सेकेंड सेमेस्टर था उसमें मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे। लाइक मेरे लाइफ में सबसे कम बेसिकली, आई थिंक 59 कुछ थे परसेंटेज, जो कि मेरे लाइफ में सबसे कम है। 60 से नीचे का भी नहीं हुआ है, राइट। तो फिर उसके बाद मतलब मुझे झटका लगा कि अब मुझे है ना एक चीज पकड़नी चाहिए, मतलब एमसीए करना चाहिए। उसमें एमसीए में जो 2 सब्जेक्ट हैं, जैसे नेटवर्किंग और डेटाबेस मैनेजमेंट, तो 2 पकड़ के उसमें बेसिकली ज्यादा मेहनत चालू कर दी। तो उसके बाद उसके बेसिस पे प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि सेकेंड ईयर के बाद एग्जाम होता है, लाइक प्लेसमेंट एग्जाम्स होते हैं। कौन सी कंपनी में हुआ था? वहां पे टीसीएस में हुआ था, टीसीएस कंपनी में हो गया था। उसके बाद काफी अच्छी कंपनी आई थी, लेकिन बैठने को नहीं मिला। कॉलेज की कुछ पॉलिसी ऐसी रहती है कि एक बार आपका प्लेसमेंट हो गया है तो फिर आप दूसरी कंपनी में नहीं बैठ सकते जब तक सबका प्लेसमेंट नहीं हो जाता, लाइक दैट। करेक्ट। क्योंकि बाकी सबको मौका मिलना चाहिए। मतलब एमसीए खत्म हो गया उसके बाद, उसके बाद मैं इंटर्नशिप करने चला गया था बॉम्बे। उसके बाद फिर जॉब करने भी बॉम्बे में ही टीसीएस में हुआ। टीसीएस में अबाउट 1 साल काम करने के बाद फिर मुझे मौका मिला यूएस जाने का। और बेसिकली उसमें 2 मौके मिले थे। तो जब मैं टीसीएस के अंदर गया था तो मुझे समझ में आ गया कि बेसिकली सौरभ ने एक बात बताई कि मैं थोड़ा ऑब्जर्वेंट हूँ, लाइक मैं सोचता हूँ कि मतलब सामने क्या हो रहा है, साइड में क्या हो रहा है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, और देन और पैसा किसमें ज्यादा है बेसिकली। तो उसमें पता चला कि कंसल्टिंग कंपनी और प्रोडक्ट कंपनी में ज्यादा कंपेयर टू कंसल्टिंग कंपनी। तो फिर मैंने वहाँ पे फिर इंटरव्यू देना चालू कर दिया था आफ्टर ज्वाइनिंग लाइक 6 months आफ्टर इन टीसीएस। तो मेरा उसमें हुआ था, सिमांटेक करके कंपनी है एक। तो सिमांटेक में हुआ था। ये मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैंने सौरभ से पूछा था ये बात। सिमांटेक कंपनी में हो गया था मेरा। उस टाइम मुझे ऑलमोस्ट डबल पैसा मिलने वाला था जितना इसमें मिल रहा था, और उसी टाइम मुझे टीसीएस से यूएस जाने का मौका मिल गया। तो उस टाइम पे मेरी बात हुई थी सौरभ से कि क्या करना चाहिए, क्या मैं सिमांटेक ज्वाइन कर लूं या फिर क्या मैं यूएस चला जाऊं। तो सौरभ के मन में कोई शंका नहीं थी। सौरभ ने कहा कि गो टू यूएस। एक्चुअली मेरी हमेशा से पॉलिसी रही है कि पहले डिसीजन ले लो उसके बाद सोचो। अंजन पहले सोचता है फिर डिसीजन लेता है। उन्होंने कहा कि नहीं कोई नहीं, ये सिमांटिक वगैरह तो होता रहेगा, आके कर लेना, आके ज्वाइन कर लेना, उसमें क्या है। तो फिर यूएस चले जाओ। एक्चुअली सही डिसीजन था। मैंने भी मतलब सलाह मानी सौरभ की और यूएस चला गया। उसके बाद यूएस में टीसीएस में रहने के बाद फिर 3 साल बाद मैं यूएस में 3 साल रहा। फिर उसके बाद फिर मुझे समझ में आया, मुझे लगा कि अब मुझे प्रोडक्ट कंपनी में काम करना चाहिए। कंसल्टिंग कंपनी बहुत हो गया। तो फिर उसके बाद फिर मैंने इंडिया वापस आ गया मैं फिर 3 साल बाद। उसके बाद ओरेकल ज्वाइन किया मैंने। ओरेकल में प्रोडक्ट्स थे, लाइफ साइंस के प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली उनके। तो आपके जो ड्रग्स डिस्कवरी होती है, जैसे मान लीजिए आपका क्रोसिन है
इस टाइप के जो ड्रग्स हैं उनको जब डिस्कवरी के लिए उसकी बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और उनके ऊपर बेसिक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं जो उन क्लिनिकल ट्रायल्स को मैनेज करते हैं। तो उस टाइप के प्रोडक्ट्स में काम किया मैंने। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि ओरेकल में इस तरह के प्रोडक्ट्स भी हैं। नहीं तो लोगों को सिर्फ ये मालूम है कि उनका डेटाबेस से रिलेटेड प्रोडक्ट है, फाइनेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। ये आपने एक नया विंग भी खोला है लोगों के लिए। नहीं, आई थिंक अगर मैं उस पर जाऊंगा ये कंसल्टिंग और प्रोडक्ट कंपनी और ये जो जर्नी ऑफ द प्रोडक्ट टू एप्लीकेशन है, किस तरह से प्रोडक्ट मतलब आइडिएट होते हैं और किस तरह से डेवलप होते हैं और उसके बाद किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं और कहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम होता है, कहाँ पे रिसर्च काम होता है। अगर उसमें हम जाएंगे तो लाइक बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसको बाद में मतलब वी कैन टेक इट लेटर। प्रोडक्ट में काम करने के बाद फिर मुझे समझ में आया कि मेरी सैलरी फिर डबल हो जाती है अगर मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लूँ। तो 1 साल बाद फिर मैंने छोड़ दिया था। इंट्यूट करके कंपनी थी, तो इंट्यूट कंपनी में ज्वाइन किया था मैंने। इंट्यूट एक अगेन प्रोडक्ट कंपनी है जो कि टैक्स सॉफ्टवेयर बनाती है। इस बीच में एमबीए भी किया था क्या? नहीं, इंट्यूट में एमबीए किया था। इंट्यूट में ज्वाइन करने के बाद इंट्यूट ज्वाइन करने के बाद फिर मुझे लगा कि जो मेरा सैलरी कैप है, बेसिकली एज एन इंजीनियर यू कैन रीच ओनली गेट दिस मच अमाउंट, राइट, सम अमाउंट। उसके बाद आपको अगर ज्यादा चाहिए तो फिर देन यू हैव टू लाइक मूव इनटू समथिंग एल्स, राइट। या तो आपको मैनेजमेंट करिए या फिर कुछ और करिए, राइट। सो फ्रॉम देयर ऑन फिर मुझे लगा कि यू नो व्हाट, मे बी मैनेजमेंट इज द वे, राइट। तो फिर उसके बाद फिर मैंने एमबीए के लिए अप्लाई किया, जीमैट दिया था मैंने। तो जीमैट के स्कोर बेसिस पे मुझे फिर मैंने एमबीए किया आईएम बैंगलोर से। तो आईएम बैंगलोर में, इंस्टीट्यूट भी बैंगलोर में था और आईएम बैंगलोर भी था, और इंस्टीट्यूट बेसिकली ने कुछ पैसा मतलब फीस मेरा भर दिया। यहाँ भी देखिए आप डील देखी जा रही है, जैसे पहले कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में देखी गई थी कि 1500 रुपए वापस मिलेगा, तो 500 रुपए में अपना ये काम हो रहा है, तो ये डील वही नहीं है। और अगेन आप देखिए कि इतने साल आदमी की फितरत कभी चेंज नहीं होती है। वो ऐसी डील कभी नहीं छोड़ेगा। तो अंजन ने एमबीए करा, वो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से। आई एम बैंगलोर इज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दैट्स ग्रेट। हाँ, तो काफी पैसे मुझे इंस्टीट्यूट से मिल गए थे उसके बाद फिर आफ्टर एमबीए मुझे कुछ मैनेजमेंट कोर्स कुछ मिले थे ज्वाइन करने के लिए। तो वन ऑफ द कंपनीज, अगर ओला आपको पता होगा, अगर ओला करके जो राइड शेयरिंग कंपनी है, राइट, इससे पहले एक टैक्सी फॉर श्योर करके कंपनी थी, रघुनंदन ओला ने एक्वायर। तो वहां से मुझे मैनेजमेंट का अपॉर्चुनिटी था और दूसरा अपॉर्चुनिटी मुझे था उसमें से एक आरटी सोर्स लैब्स का कंपनी है, वहां पे था प्रिंसिपल इंजीनियर का अपॉर्चुनिटी था। तो मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लिया था क्योंकि उस टाइम पे मेरा फिर यूएस आने का हो रहा था। तो यूएस में आने के लिए बेसिकली देयर आर टू थिंग्स, राइट। सो वन इज कि अगर आप मैनेजर हैं तो मैनेजमेंट में अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कम है क्योंकि यहाँ पे बहुत मैनेजर ऑलरेडी हैं। इंजीनियर अगर हैं तो फिर इट्स इजियर टू मूव टू यूएस। फिर मैंने इंजीनियरिंग रखा, फिर मैनेजमेंट में मूव नहीं हुआ मैं। फिर उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद, यूएस आने के बाद फिर मैंने कुछ फाइनेंशियल कंपनी में काम किया, जहाँ पे कि एमबीए का जो नॉलेज था काफी काम आया उसमें। फाइनेंशियल कंपनीज हैं जैसे कि वहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं कुछ। तो एक प्रोडक्ट था फाइनेंशियल कॉम्प्लायंस। बेसिकली जब आप ट्रेडिंग करते हैं, जैसे स्टॉक का जो ट्रेडिंग करते हैं, जब आप ट्रेड कर रहे हैं उससे पहले उसको बेसिकली चेक करना पड़ता है कि आपका जो ट्रेड है वो कंप्लायंट, रूल से कंप्लायंट है या नहीं। एंड इट हैज टू बी लाइक रियली इन सब मिली सेकेंड्स, क्योंकि अदरवाइज आप मतलब ट्रेड कर नहीं पाएंगे, और ट्रेड कर नहीं पाएंगे तो फिर बेसिकली आपको नुकसान हो जाएगा। एंड वी टॉकिंग अबाउट दिस ट्रेड जो है वो मतलब कम पैसे का नहीं है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड होता है। सो इट्स नॉट लाइक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रेड। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग का जो कुछ प्रोडक्ट्स थे उसमें काम किया मैंने। उसके बाद फिर मुझे समझ में आया कि ये जो एरिया है जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो एरिया है, बेसिकली दिस इज लाइक बैंकिंग हो गया या फिर जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, जो ट्रेडिंग एप्लीकेशंस है, ये लोग क्या करते हैं कि दे हैव अ बिजनेस प्रॉब्लम एज इन लाइक कि इनको स्टॉक ट्रेड करना, राइट। ये इनका प्रॉब्लम है। स्टॉक ट्रेडिंग के लिए आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, आप ये पेन और पेपर भी कर सकते हो, राइट। वैसे ही होता था पहले। आज फिर कंप्यूटर में लाया और कंप्यूटर से धीरे धीरे उन लोगों ने कंप्यूटराइज हो गया सब
कुछ, राइट। सो ये जो है इनका जो ये एक प्रोडक्ट नहीं, ये एक एप्लीकेशन है कंप्यूटर का। तो ये लोग प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, ये लोग एप्लीकेशन बनाते हैं टू सॉल्व अ बिजनेस प्रॉब्लम। तो मुझे लगा कि अब मुझे जो है इंटरेस्ट था, मुझे काफी ये प्रोडक्ट कैसे बनते हैं जिससे कि जिसके ऊपर जिनको यूज करके लोग एप्लीकेशन बनाते हैं और बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, राइट। तो उसके जो एक और लेयर नीचे है, वो लेयर नीचे होता है कि आपका डेटाबेस किसने बनाया, जैसे ओरेकल डेटाबेस किसने बनाया, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे डेटाबेस, अलग अलग टाइप के डेटाबेस, इस तरह से अलग अलग क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स हैं, वो किसने बनाया। ये जो एरिया है, ये जो लाइक वेरी इंटरेस्टिंग टू मी कि अच्छा ये यहाँ पे क्या होता है। तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आई अमेजोन में, तो फिर मैंने अमेजोन में अप्लाई किया और उसके बाद समझ में आया कि अमेजोन में मतलब बेसिकली जो टाइप ऑफ इंटरव्यूज होते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है। लाइक कंसल्टिंग हो गया, प्रोडक्ट कंपनी हो गया, एंड प्रोडक्ट कंपनी देन you are looking at like actually high tech company. So they are like very different companies, right? So banking उनका core business product software बनाया नहीं है, लेकिन Amazon का core business जो है एक part उनका AWS जो उनका जो Amazon Web Services सेक्शन है, वो basically product बनाती है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाती है। तो वो उसमें काम किया मैंने, और उसके बाद वहाँ पे मैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेरा काफी मतलब रुचि रही। तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैंने काफी कोर्सेज किया, और उसके बाद फिर अमेजोन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डिवीजन था उसमें मेरा हो गया था, मतलब काम करने का मौका मिला मुझे। तो वहाँ पे मैंने सर्विसेज कॉल सेज मेकर करके एक नया सर्विस है जो मैंने लॉन्च किया वहाँ पे। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ईजी बनाता है लोगों के लिए। As a regular developer or a programmer, you can go and then develop a AI algorithm and AI product. Right? उसमें काम किया मैंने। उसके बाद फिर मैंने फेसबुक ज्वाइन किया और यहाँ पे मैं AI प्लेटफॉर्म्स में काम करता हूँ, फेसबुक AI प्लेटफॉर्म में। और अभी फिलहाल मैं छुट्टी पे हूँ क्योंकि मेरा एक बेबी हुआ है, बेबी गर्ल हुई है 2 वीक्स पहले। सो अभी 4 महीने की छुट्टी दिया है फेसबुक ने, तो मैं कर रहा हूँ। तो अभी तो आपको बधाइयों का तांता लग रहा होगा। माय सर जी के दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई आपके घर में एक और मेंबर के आने की। और ये जैसे आपने पूरी अपनी जर्नी बताई है, अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि आपने सिर्फ अपनी जर्नी नहीं बताई, आपने ये भी बताया कि आपके माइंड में उस समय क्या चल रहा था, किस तरीके से आप चीजों को लर्न करते गए, मार्केट को समझते गए, टेक्नोलॉजी की नीड को समझते गए, जो करियर के साथ आप रिलेट करते गए कि किस में मुझे फायदा हो सकता है, कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और इस तरीके से हर किसी को सोचना होता है जब वो लैडर में आगे बढ़ रहा होता है अपने करियर में। तो दिस इज वेरी इंस्पायरिंग एंड इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन मुझे याद है अंजन, हम लोग जब कॉलेज से एक बार कॉलेज जा रहे थे हम लोग, मतलब आप अपनी बाइक पे थे, मैं अपनी बाइक पे था, हम लोग जा रहे थे, रास्ते में हम लोग बात करते हुए जा रहे थे, और तो तुमने ये कहा था कि हम लोग अगर एनआईटी में पढ़ रहे हैं तो लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है, अगर हमने कुछ बड़ा नहीं किया है ना तो लानत है हम लोगों पे। मतलब वो जो एक सेंटेंस में, मतलब मैं शायद थोड़े वर्ड्स इधर उधर कर रहा हूँ, लेकिन वो एग्जैक्टली यही बात थी जो इमोशन उस समय एक्सप्रेस हुआ था, एंड वो बात मुझे आज तक नहीं भुलाती। मतलब मैं कई मौकों पे ये बात दोहरा चुका हूं कि मुझे मेरे एक फ्रेंड ने ये बात बोली थी, तो मैं ये बात कई बार बता चुका हूं, और ये वाकई में एक अजीब सी जिम्मेदारी का एहसास आपको दिलाती है। आज भी ऐसा लगता है कि यार नहीं, ऐसा नहीं है, अपन अगर कुछ लोगों ने उम्मीद करी है ना तो वो पूरा करना है, वो उतना अचीव करना पड़ेगा, वो ऐसे आप शांति से बैठ नहीं सकते, वो आपको करना पड़ेगा। तो वो एहसास आज भी आपको परेशान करता है कि नहीं करता? बिल्कुल। देखिए कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि लाइफ इज लाइक यू आर इन अ जर्नी ऑफ लर्निंग, लाइक इट्स अ लर्निंग जर्नी ऑल द टाइम। अगर आप देखा जाए कि जिस टाइम हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, राइट, उस टाइम जिस टाइप का सॉफ्टवेयर बनते थे, अभी उसका बहुत डिफरेंट हो गया है, राइट। सो एवरी 3 years कुछ नया आ जाता है, right? कुछ नया मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। तो मुझे पहले लगता था कि हाँ, अगर एनआईटी में एक बार हो गया एमसीए तो काइंड ऑफ डन हो गया, लाइक एंड देन बेसिकली विल जस्ट टेक ऑफ, राइट। ऐसा नहीं है। तो अभी क्या है कि लाइक एवरी 3 years कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, और होने से नई टेक्नोलॉजी, सो मैं कहता हूँ नई टेक्नोलॉजी मतलब जैसे मान लीजिए कि
एग्जांपल देता हूँ मैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे तब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का भी कुछ था नहीं, हाँ लाइक इट वाज इन द रिसर्च फेज, राइट तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कुछ था नहीं। और उसके बाद लेकिन अभी अगर देखिए तो क्लाउड कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज लाइक अ स्टेपल, राइट, हाँ एवरीबॉडी शुड नो अबाउट इट। इस तरीके से अगर आप देखें तो 2012-2013 में एआई का उतना ज्यादा था नहीं कुछ, लाइक एआई वाज नॉट देयर एट ऑल, राइट। लेकिन 2012 में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ और उसके बाद एआई इज एवरीवेयर नाउ, राइट। So similarly, like quantum computing is like nascent stage right now. लेकिन 10 years from now, quantum computing will be the thing, right? राइट तो ये जो चीजें हैं, ये जो चेंजेस आते रहते हैं, तो उसको बेसिकली आपको पकड़ना होगा अगर आपको मार्केट में रहना है तो। मैं कहूँगा कि जब भी आपको लगता है कि मतलब आपको अगर लगता है कि आपको कंटिन्यू करना है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो बेसिकली आपको ये सब जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को मतलब शुरुआत में ही पकड़ना होगा। क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि अब मैं क्लाउड कंप्यूटिंग सीखूंगा, तो यू आर टू लेट, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। ये तो मतलब यू शुड हैव नोन इट लाइक 10 years बैक, राइट। तो ये जो चीजें हैं बेसिकली आपको पकड़ के ये सब जो मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं इसको ध्यान रखना होगा। और उसके बाद उसके जो रिसर्च एरियाज हैं जहाँ पर डेवलप हो रहे हैं चीजें, उसके बेसिकली रिसर्च पेपर पढ़ने होंगे, तो बेसिकली यू विल बी एबल टू कैच ऑन टू द ट्रेंड। नहीं तो आप हमेशा ही मतलब पीछे रह जाएंगे, राइट हमेशा लगेगा कि अच्छा ये भी कुछ चल रहा था क्या। यस यस, बहुत बहुत अमेजिंग बात कही है। मतलब जैसे मैं देखता हूँ कि आजकल बहुत सारे लोग YouTube पे वीडियोस बना रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम अब आप काफी लेट हो गए हो YouTube पे वीडियो बनाने के लिए। मतलब अभी मार्केट बहुत भर गया है इसका। और एक दौर था आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मतलब हार्डली मुझे कोई इंसान मिलता था जो बोले कि मैं यूट्यूबर हूँ। मतलब मुझे तो मेरे टाइम पे कोई भी नहीं मिला जिसको मैं जानता हूँ जो यूट्यूब पे उस समय कंटेंट बनाता था। पर आज देखो तो हर दूसरा इंसान कंटेंट बना रहा है वहां पे। तो बिल्कुल सही है। तो अभी अभी आपका क्या रोल रहता है? आप ऑब्वियसली आपने जैसे कहा मैनेजमेंट में अभी आप कोडिंग में इन्वॉल्व हो अभी आप, राइट। यस। ओके, तो एआई से रिलेटेड अगर आप कोडिंग में इन्वॉल्व हो तो किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ज्यादा यूज करा जाता है? देखिए, हाँ, इसके बारे में बेसिकली अगेन लंबा टॉपिक है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने सीख लिया तो मतलब मैंने लाइक किला फतेह कर लिया। मतलब मुझे जावा आता है, हाँ ठीक है, मुझे पाइथन आता है, अच्छा। तो बेसिकली अब क्या हो गया कि मैं आपको प्रोडक्ट कंपनी के बारे में बताऊंगा। तो जैसे एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन हमसे ये है कि हम नया लैंग्वेज लिख दें, राइट। तो जैसे मान लीजिए अब एक लैंग्वेज लिखना है कि माई सर्जी लैंग्वेज, राइट, न्यू लैंग्वेज, कैन यू राइट अ न्यू लैंग्वेज। वाओ। तो अब अगर आप ऐसे सोचेंगे कि नहीं मुझे पाइथन आता है, मुझे जावा आता है और अब मुझे C++ नहीं आता है तो मैं C++ सीख लूंगा, उसके बाद बस मैं मतलब छा जाऊंगा सॉफ्टवेयर में, तो ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस बहुत चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था कि जब मैंने बताया कि जब मैंने एमसीए किया था और जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे पूछा गया कि जब जैसे कि मैंने बताया कि मैं पहले जो एमसीए के पहले 2 सेमेस्टर तो मतलब ऐसे ही निकाल दिया, मैंने खराब कर दिया। सेकंड सेमेस्टर के बाद, थर्ड सेमेस्टर के बाद, दैट सेकंड ईयर के बाद फिर मैं थोड़ा सीरियस हुआ, तो मुझे समझ में आया कि एक लैंग्वेज पकड़ना होगा, एक लैंग्वेज आना चाहिए। C++ तो मेरा छूट गया था क्योंकि लोगों को सबको आता था, तो मैंने देखा कि जावा एक नया लैंग्वेज है, तो मैंने जावा सीख लिया और मैंने जावा को मतलब थोड़ा डेप्थ में सीख लिया। तो उसके बाद जब भी मुझे इंटरव्यू देना होता था मैं जावा में इंटरव्यू देता था, अभी तो देता हूँ एनीवे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जावा मुझे आ गई तो मुझे लगा कि अच्छा हो गया सब कंप्यूटर मतलब सब सॉफ्टवेयर लिखना आ गया, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। वो उसमें क्या होता है कि वो एप्लीकेशन लेवल पे है कि अगर आपको मतलब कोई बताया कि कुछ बिजनेस प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस प्रॉब्लम ऐसे ले लें कि आपको कैलकुलेटर बनाना है या फिर आपको एक फॉर्म सबमिट करना है, ये बिजनेस प्रॉब्लम्स है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये बिजनेस प्रॉब्लम्स है। तो सॉल्व करने के लिए आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आता है आपने कर दिया। लेकिन आप दूसरा पहलू देखिए कि आपको एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना है जिससे कि बिजनेस प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सके। ये एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है, राइट। आप एक प्रॉब्लम ये होगा कि हाँ ये पाइथन लीजिए और बना लीजिए,
फॉर्म सबमिट करना है, एप्लीकेशन बना दीजिए, या फिर जावा लीजिए बना दीजिए। लेकिन अब दूसरा प्रॉब्लम है कि जावा या पाइथन वैसा एक और लैंग्वेज लिखी है जो कि बहुत इजी रहेगा, राइट? ठीक है, तो फिर इस टाइप का जो इंजीनियरिंग का जो चाहिए, राइट, वो उसका डेप्थ जो है आपको पकड़ आना चाहिए। अगर आपको वो डेप्थ नहीं है, आप इंजीनियर नहीं हो। लाइक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामर एंड इंजीनियर। प्रोग्रामर क्या करता है कि प्रोग्राम वो लिया और उसने उसको बनाया, मतलब एक प्रोग्राम लैंग्वेज का सिंटैक्स समझ लिया और लगा दिया, राइट, उस लिख दिया। लेकिन जो इंजीनियर होता है वो बेसिकली एक लेवल डाउन होता है। वो बोलता है कि अच्छा मैं इसको कैसे बनाऊंगा, राइट? तो बनाने का मतलब से, अगर एक एग्जांपल आपको दूं, एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कार बनाने वाला, राइट? कार बनाने की, मतलब कार जो बनती है उसमें बहुत सारे लोग अलग अलग लेवल पे कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि एक हो गया कि आपने कार खरीद ली, अब कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आप एक मैकेनिक पास जाते हो, राइट? मैकेनिक बोलेगा क्या कि अच्छा ये कौन सी कार है, मारुति है? हाँ, मैं मारुति का मैकेनिक मैं हूँ, राइट? अब मैं उसको फिक्स कर दूंगा, राइट? अब लेकिन अगर आपने उसको महिंद्रा की गाड़ी ले ली, अरे सॉरी मैंने तो देखा ही नहीं, ठीक है? तो इस तरीके से ये मतलब मारुति और जावा प्रोग्राम लैंग्वेज होगी, और जो आपकी जो महिंद्रा है वो हो गई पाइथन। तो आप अगर लेके जाओगे तो मैकेनिक जो है वो महिंद्रा का मैकेनिक बेसिकली मारुति समझ नहीं पाएगा, मारुति का मैकेनिक समझ नहीं पाएगा, राइट? तो इस तरह से जो प्रोग्रामर है वो है। लेकिन अब आप एक बार नीचे लीजिए, जो ये गाड़ी डिजाइन करता है, मारुति का जो कैसे मारुति गाड़ी फास्ट जाएगी या फिर कैसे पिकअप लेगी या ऑल दैट डिजाइन करता है, वो मारुति का समझता है। और देयर इज हाई चांस कि महिंद्रा वाला भी वो चाहता है कि अच्छा तुम इसको कैसे ज्यादा तेजी से भगाते हो, जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास लेके आओ। तो वो जो बनता है वो बेसिकली कैन वर्क ऑन बोथ। He can work, that guy can work on like Maruti or Mahindra or any other new car. कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोर की पकड़ है उसे, तो वो किसी पे भी जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट की पकड़ आपको होनी चाहिए, प्रोग्राम लैंग्वेज चेंज होते रहेंगे। बहुत ब्यूटीफुली आपने कॉन्सेप्ट को डिलीवर करा है, बिकॉज दिस इज समथिंग अ न्यू वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग। बिकॉज स्टूडेंट्स, जैसे आपने बोला कि जब एनआईटी में पहुंच गए तो एक पल को ऐसा लगा कि बस एनआईटी में पहुंच गए, हो गया, मतलब अब तो बस लाइफ सेट है। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स कई बार मेरे से पूछते हैं कि सर ये 2 लैंग्वेजेस अगर मैं अच्छे से पढ़ लूं ना तो मेरे को जॉब मिल जाएगी ना? अब ये इतना मासूमियत भरा सवाल होता है कि आप पहले तो ये सोचते हो कि उसे एक लाइन में कैसे जवाब दे दो। मतलब वो ये सुनना चाह रहा है कि सर हाँ बोल दे या ना बोल दे, और आप एक अलग लेवल पर चीजों को आप समझने लगे हो तो आपको लगता है ये कितनी मासूमियत भरा सवाल है इसका, अभी इसको तो कितना जानना समझना बाकी है। तो आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा कि आपका लेवल क्या एक्सपेक्टेड है अगर आप टॉप ए ग्रेड की कंपनीज की बात करते हो, जहां पे वो आपको बहुत अच्छा काम देते हैं, बहुत अच्छी सैलरी देते हैं, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल देते हैं। तो अगर आपको उस एलीट ग्रुप में घुसना है तो उसके लिए फिर आपका लेवल क्या होना चाहिए, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो आप जब अपने ऑफिस में कोडिंग करते हैं तो आपका ये कहने का मतलब है कि लैंग्वेज डजंट मैटर, लैंग्वेज इतनी बड़ी चीज नहीं है। वो उन लोगों के लिए बड़ी चीज हो सकती है जो बिजनेस एप्लीकेशंस लिख रहे हैं, वो किसी एक लैंग्वेज में बोलते हैं कि मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूं और मुझे बहुत अच्छे से आती है, तो वो एक बिजनेस एप्लीकेशन लिख पा रहे हैं अच्छी तरीके से। लेकिन जहां उन्हें फ्रेमवर्क्स बनाने हैं, उन्हें कुछ टूल्स ऐसे बनाने हैं जो थोड़ा सा लो लेवल पे काम करेंगे, तो ये सब स्किल डेवलप तभी होगी जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको फंडामेंटल्स क्लियर होंगे और आपको इन डेप्थ पता होगा कि चीजें कैसे वर्क करती हैं। तो आप जैसे एआई में काम कर रहे हैं, आई एम श्योर कि फेसबुक एक ऐसी कंपनी है जो ए ग्रेड कंपनी है, बहुत लोगों की ड्रीम कंपनी है। तो यहां पर मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम होता होगा, कोई एक लैंग्वेज नहीं पकड़ के बैठे होंगे। एम आई राइट? करेक्ट। तो आपने लैंग्वेज की बात की, तो लेट्स टॉक अबाउट इट, राइट? जो मैं काम करता हूँ बेसिकली, मैंने इसलिए कहा कि मैं लैंग्वेज लिखता हूँ तो लैंग्वेज यूज नहीं करता हूँ, राइट? तो बोलेंगे जैसे एआई में पाइटॉर्च करके एक लाइब्रेरी है, राइट? तो पाइटॉर्च आप बोलेंगे किस में लिखा गया है, राइट? तो पाइथन में लिखा गया, लेकिन पाइथन में इंटरफेस होता है।
जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग कोई भी लैंग्वेज आप पकड़ते हैं तो लैंग्वेज इज द इंटरफेस टू डू समथिंग ऑन द कंप्यूटर, राइट? तो हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए बेसिकली सम टाइप ऑफ इंटरफेस है आपका। तो जैसे हम लोग बात करने के लिए हिंदी का यूज कर रहे हैं, इंग्लिश का यूज कर रहे हैं, या किसी फ्रेंच का यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से लैंग्वेज बेसिकली इज जस्ट लाइक अनदर टूल टू कम्युनिकेट टू अंडरलाइंग हार्डवेयर, राइट? तो उस केस में अंदर कुछ भी होता है। तो मैंने कहा कि पाइथन का इंटरफेस है, अंदर C++ होता है, और C++ के बाद वहाँ पे हार्डवेयर की लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक्सेलरेट करना है एक पर्टिकुलर पीस को, आपको बहुत ज्यादा GPUs में, जैसे जैसे CPU जिसमें की होता है, इस तरह से GPU होता है, वो एक पैरेलल कंप्यूटेशन होता है। तो अब उसमें जो उसका जो लाइब्रेरीज हैं उसके अलग तरीके से होती हैं, राइट? तो उसके अलग इंटरफेसेस हैं। तो वो एक लेयर हो गया C++ उसका, उसके ऊपर एक पाइथन लेयर हो गया, और पाइथन लेयर से आप बेसिकली यूज कर सकते हैं इजीली, बट अंदर से बेसिकली दोज लैंग्वेजेस विल टेक ओवर आफ्टर आप उसको बेसिकली फंक्शन कॉल करते हैं पाइथन का। एक लाइब्रेरी हो गई, लाइब्रेरी का फंक्शन कॉल किया, उसके बाद अंदर बेसिकली C++ एंड अदर लैंग्वेजेस। तो बेसिकली हम चूंकि आपने लैंग्वेज की बात की, तो मेरे इंटरव्यू में किसी ने लैंग्वेज नहीं पूछी, क्योंकि कोई पूछता नहीं है, ना Amazon में ना Facebook में, because these companies are like high tech companies, right? So when is high tech, what does that mean, right? कुछ लोग सोचते हैं कंसल्टिंग कंपनीज हैं और इनमें क्या डिफरेंस है, व्हाट्स द डिफरेंस, राइट? सभी इंजीनियर हैं, सभी लोग कोड लिख देते हैं, 2-4 if else ब्लॉक लिखना तो कोई भी लिख देता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में? डिफरेंस ये है बेसिकली कि उसमें कंसल्टिंग कंपनी में जो प्रॉब्लम है वो सेट होता है ऑलरेडी, somebody has defined the problem for you। अब वो क्या करना है किसी ने बता के रखा होगा। जैसे एक क्लाइंट है, वो बताता है कि हाँ मुझे ये करना है, इसके लिए आप इतने लोग दे दीजिए, या फिर इस टाइप का जावा में कुछ स्किल होना चाहिए जो बंदा इसमें काम करने वाला है। तो उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ऑलरेडी इज डिफाइंड। व्हेन देयर इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज नॉट डिफाइंड, देयर द फन बिगिंस, राइट? अब आपको कोई बता नहीं पाएगा कि क्या करना है, and then you have to figure out yourself that what needs to be done, and then in which language it needs to be done, और मे बी की लैंग्वेज है ही नहीं, नया लैंग्वेज आ जाएगा। तो फिर उसमें बेसिकली आप लैंग्वेज पूछ नहीं सकते लोगों को, क्योंकि लैंग्वेज बेसिस पे अगर आपने हायरिंग करी और आपने जावा लैंग्वेज वाले को बोला कि नहीं अब तो सर इसमें नहीं हो पाएगा काम, अब C++ से करना होगा, अगर उस बंदे ने कहा कि नहीं अब तो मुझे 4 साल और लगेगा, मैं तो वही काम कर रहा हूँ, राइट? और लगेगा, तो वो तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये हाईटेक कंपनीज में बेसिकली जस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट? कीप्स ऑन चेंजिंग अ लॉट। तो जैसे AI आ गया, राइट? AI का तो कितना पुराना है, 2012 से बेसिकली इट टुक ओवर। तो आप मतलब सोचिए कि अगर आप बोलेंगे कि तो AI लैंग्वेज में, AI में बेसिकली कुछ करना है, तो आपके पास टाइम नहीं है बेसिकली, आपके पास मतलब बहुत जल्दी से मूव करना होगा, और बहुत जल्दी से मतलब मूव करना होगा, तो इसमें मैथ्स ही बहुत ज्यादा होता है। मतलब AI में बेसिकली यू हैव टू नो अ लॉट ऑफ मैथ्स एज वेल, खाली लैंग्वेज नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिकली रिसर्च पेपर पढ़ने होंगे। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको बेसिकली टॉप टियर कंपनी में काम करना है, तो 2-4 चीजें आपको समझनी होंगी। एक, लैंग्वेज जो आप यूज कर रहे हैं, जावा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जावा लैंग्वेज ऐसे क्यों लिखा गया है वो समझना होगा आपको। ये नहीं कि जावा लैंग्वेज में मैं मतलब क्लास बना देता हूँ, ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, और इफ एल्स लिख देता हूँ, फॉर लूप लिख देता हूँ, अब मुझे सब आ चुका है, अब तो मतलब मुझे बस जॉब चाहिए, बस बाकी तो मैं वही लिखूंगा जो भी लिखना है, उससे काम नहीं होगा। आपको समझना होगा कि अच्छा ये पाइथन और जावा में ऐसा आखिर ने किया क्यों, ऐसा आखिर होता क्यों है, वो उसके पीछे की कहानी क्या है, वो समझना होगा अगर आपको डेप्थ में काम करना है तो। उसके बाद क्या होगा कि अगर आप एक बार वो समझते हैं आप, तो उसके बाद फिर जब नई चीजें आती रहेंगी, मतलब बेसिकली एवरी 3 years न्यू थिंग्स आर कमिंग, राइट? तो ये जो नई चीजें आएंगी तो आप बेसिकली उसके इंटरफेस समझेंगे उसको, आप उसको अंदर समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि मारुति और महिंद्रा, राइट? अगर आपको इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में पता है तो आप अंदर से समझ जाएंगे, अच्छा इंजन तो यही है ना, अच्छा इंजन बताओ कौन सा है, ये मत बताओ कि ऊपर से रंग कैसा लगा, मारुति है कि क्या है, आप तो इंजन बताओ अंदर क्या, इंजन बताओ कैसा। अगर इंजन वही है
अगर इंजन में अगर मान लीजिए आपको समझ आ जाएगी, तो इंजन में जो चेंजेस आएगा वो बहुत कम आता है, क्योंकि उसमें रिसर्च जो है कम होता है। इट्स नॉट लाइक रिसर्च ब्रेक थ्रू बहुत जल्दी नहीं होता है। तो इंटरनल कंबशन इंजन एक बन गया, तो दूसरा इंजन टाइप जो बनेगा वो मे बी इट विल टेक आई थिंक मे बी 5 years 10 years, राइट। तो जब तक वो आएगा तब तक अगर आप रिसर्च में इन्वॉल्व हैं तो आप उसको पकड़ लेंगे। अगर एक बार आपने अंदर से पकड़ लिया उसको, तो उसके बाद उसके आगे बढ़ना इज नॉट लाइक, उसके जो ऊपरी जो लेयर है उसको समझना उतना मुश्किल नहीं रहेगा। कमाल की आपने इंफॉर्मेशन दी है कि मैं भी इनफैक्ट मैंने ये सवाल आपसे पूछा, और भी जो लोग अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में है, मैं अक्सर यही सवाल रिपीटेडली पूछता हूँ, क्योंकि मैं दर्शकों को यही बात अलग अलग एंगल से बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं कहता हूँ कि भाई आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में कम से कम 4-5 लैंग्वेज जरूर पढ़े। आपने सी पढ़ी, C++ पढ़ी, जावा पढ़ी, पाइथन पढ़ी, एंड द आइडिया इज कि जब आपको 4-5 लैंग्वेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलते हैं, तब आप सोचना स्टार्ट करते हो कि यार व्हाई सी लैंग्वेज इज स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज एंड व्हाई पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। क्यों इसमें मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो रहा है और इसमें मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, तो इसका क्या फायदा और नुकसान है। वो सारी इन डेप्थ आप बातों को सोचना समझना स्टार्ट करते हो, क्योंकि आप कंपेयर कर पाते हो दोनों में। और अगर आप सोचते हो कि मैं एक ही लैंग्वेज में उलझा रहा हूं और उसके बाद डेप्थ में उसमें जाना है, तो कई बार आपको पता ही नहीं होता है कि मार्केट में और दूसरा क्या चल रहा है। तो थोड़ा बहुत नॉलेज स्टूडेंट लाइफ में आपको सबका होना चाहिए, उसके बाद फिर आप इन डेप्थ घुसने की कोशिश करो। तो आपने बहुत अच्छी कमाल की जानकारी दी। अभी मैं आपको थोड़ा सा हमारा जो डिस्कशन है उससे थोड़ा सा अलग लेके चलता हूं, कि हम दोनों में एक समानता थी कि हम लोग दोनों ही बिलो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। मेरे ख्याल से थोड़ी सी आपकी स्थिति मेरे से बेटर रही होगी। मुझे याद है कि एक बार ऑन अ लाइटर साइड मैं था, अभिषेक था, हमारा एक कॉमन फ्रेंड है अभिषेक, और हम तीनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। और वो हमारा वही टाइम था, हम एमसीए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, या शायद कॉलेज में अभी एडमिशन हुआ ही था, वो वाला टाइम था। मुझे याद है कि पैसे वैसे तो होते नहीं थे अपन लोगों के पास, ऐसे थोड़े बहुत ही थे। तो हमने एक सब्जी ऑर्डर करी थी और हम 3 लोग खाने वाले थे। मतलब रोटी का जो दूसरा राउंड आया ना, उसमें तो सब्जी निपट चुकी थी, अभी भूख नहीं निपटी है, भूख लगी है। और अंजन तो मेरे ख्याल से खाना खा के आया था। तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब क्या करें। तो फिर हम लोगों ने फिर पैसे ऐसे देखे कितने हैं क्या है, तो वो जोड़ जाड़ के इतना हुआ कि हम थोड़ा सा दही मंगा लें, और दही के साथ हम रोटी पे रोटी मंगा रहे हैं, और दही इतना इतना सा लगा के खाते जा रहे हैं। अल्टीमेटली वो एक टाइम था, मतलब वो दिन याद आते होंगे, क्योंकि आज हम उस चीज से काफी आगे निकल चुके हैं। तो कैसा लगता है उन दोनों को याद करके, कैसा लगता है आज? काफी दिन हो चुका है, इस तरह के बहुत सारे किस्से हैं। आई थिंक एक और किस्सा था छोले भटूरे का, न्यू मार्केट में छोले भटूरे के शॉप में। उस शायद सब्जी एक ही देता था, और भटूरे आप अगर ना ज्यादा मंगाए तो हम लोग याद है कि खाली प्याज और उसका एक वो था, चटनी आती थी, हाँ। प्याज और चटनी मिला के हम लोगों ने भटूरे दबाए। जो मजा आज ऑडी खरीदने में भी नहीं है, वो मजा उस समय एक साइकिल खरीदने में भी था। मतलब मैं कई बार ऐसा भी सोचता हूँ इस चीज को कि ठीक है, अब आपकी लाइफ स्मूथ हो गई है, फाइनेंशियली आप ठीक हो गए हो, करियर भी ऑलमोस्ट सेट है, फैमिली सेट है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो जो एक स्ट्रगल, आप स्ट्रगल कह सकते हो उसको, लेकिन वो एक अलग तरह का एंजॉयमेंट था। और वो दिन पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा याद आते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों। जबकि उस समय पैसा नहीं होता था, उस समय बहुत सारी कमियां थी, लेकिन वो बड़ा मजा आता है उनको याद करके कि वो दिन भी हमने जिए। तो अब तो आपने बहुत टॉप कंपनीज देख ली हैं, मतलब कई आपने जैसी जर्नी बताई, बहुत सारी कंपनीज में काम किया और बेहतरीन लोगों के साथ काम किया। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर आपको रिवाइंड करने का मौका मिले और अब आप कॉलेज में हैं वापस, तो आप क्या ऐसा करना चाहेंगे, क्या नहीं किया था उस समय, जो आपको लगता है अरे यार ये करना था मेरे को उस समय, ये मेरे को अवेयरनेस नहीं थी तो मैं ऐसे करता? कुछ ऐसा लगता है दिमाग में? कॉलेज लाइफ में मुझे लगता है कि एक चीज जिसमें कि ज्यादा एफर्ट लगाया जाता था, इंग्लिश लैंग्वेज पे।
इंग्लिश लैंग्वेज पे बेसिकली नॉट स्पीकिंग एंड टॉकिंग अबाउट कंपोजिशन, जो कि आई डोंट नो स्पेसिफिकली मुझे पता नहीं था कि इसका इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस हो जाएगा लेटर लाइफ में। अभी अगर आप देखें तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, राइट, सो इसमें होता क्या है कि सबके पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं, सबके पास नहीं, किसी के पास टाइम नहीं। तो आप अपनी बात जो है, जैसे आपने एक डिजाइन किया या फिर आपका आइडिया है, आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, राइट? आप किसी से बात नहीं कर सकते क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। आपको ये बात लिख के देना होगा, आपको लिख के पब्लिश करना होगा। पब्लिश मतलब इंटरनल साइट्स हैं या फिर ईमेल्स हैं या फिर शेयर्ड लाइब्रेरी, शेयर्ड फोल्डर्स टाइप्स होते हैं, वहां पे आपको पब्लिश करना होगा कि हाँ मतलब ये मेरा आइडिया है। तो पहले मुझे लगता था कि अगर आपके पास आइडिया है दैट्स एनफ, राइट, आइडिया आ गया और हो गया। तो ऐसा नहीं है। तो उसको एक कंसाइज तरीके से लिखना और एक बोलते हैं परसुएसिव राइटिंग, एक परसुएसिव राइटिंग जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा अगर आपको उसमें किसी भी कंपनी में, देन आपको बेसिकली सीनियर लेवल यू हैव टू मेक श्योर कि आपके आइडियाज के लिए लोग सपोर्ट, बेसिकली यू हैव टू गेट सपोर्ट फॉर योर आइडियाज, देन ओनली इट विल मूव फॉरवर्ड, राइट? नहीं तो फिर अगर आपके आइडिया को अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आपका आइडिया इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और अगर आइडिया इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो बेसिकली जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, आपका सैलरी की जस्टिफाई नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि एंट्री लेवल में बेसिकली आप आइडिया इम्प्लीमेंट करते हो, राइट? किसी दूसरे का आइडिया है, आपने इम्प्लीमेंट किया। सीनियर लेवल्स बेसिकली यू ब्रिंग इन द आइडियाज एंड पीपल हैव टू इम्प्लीमेंट, बट व्हेन यू ब्रिंग इन आइडियाज it has to make business sense first, and then it has to like you have to communicate, आपको communicate करना है पूरी चीज को अच्छे से लिख के और अच्छे से ये करके, राइट? तो ये तो ऐसा करना चाहिए, राइट? अब ये कैसे किया जाए, राइट? हवा में तो नहीं होता है, राइट? तो आपको कैसे समझ में आए कि कैसे आपको आइडियाज क्रिस्प तरीके से, मतलब क्रिस्प मतलब बेसिकली कंसाइज तरीके से, कम शब्दों में अच्छा कम्युनिकेट करना है, तो वो सीखना होगा। तो सीखने के लिए एक तरीका यह है कि आप रिसर्च पेपर पढ़ें। रिसर्च पेपर पढ़े मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लिया, राइट, बट देन दैट इज नॉट एनफ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको इंग्लिश नहीं आ पाएगी उसमें से, राइट? तो आपको इंग्लिश, बेसिकली इंग्लिश की बात नहीं है, लैंग्वेज एक मतलब कोई भी चीज को अगर आपको कम शब्दों में अच्छे से बताना है, किसी को समझा के बताना है, तो उसके लिए एक तो लैंग्वेज एक तरीका है, आपको एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करनी होती है, एक क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस होती है उसमें कि आपको किस तरीके से आपको आइडियाज को वो करना है, आर्गुमेंट को इम्पैक्टफुल तरीका होना चाहिए कि कम शब्दों में, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होना चाहिए कि सामने वाला उससे कन्विंस हो। आपको आपकी बात आपने ऐसे डिलीवर करी है कि अब उसमें इंटरेस्ट होगा लोगों का। करेक्ट। और आपको बेसिकली इस तरीके की जब आप बेसिकली जब आप कुछ आइडिया देते हो तो आपको सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स डालने होंगे। सपोर्टिंग आर्गुमेंट आपको देखना होगा कि इस तरीके का और कुछ पहले हुआ है क्या, इस तरीके का कुछ लोग पहले कुछ कर चुके हैं, इसलिए ये आइडिया जो मैं बोल रहा हूँ उसमें बहुत कम रिस्क है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आपको रिस्क बेसिकली का भी एक एस्टिमेशन देना होगा। तो ये इस तरह के जो आइडियाज हैं आपको समझ में कैसे आएंगी स्टूडेंट लाइफ में, अगर आपका ऑडियंस स्टूडेंट्स हैं, तो बेसिकली रिसर्च पेपर अगर आप पढ़ेंगे, आप अगर जैसे मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम का, अगर आपका, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे शायद, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो रिसर्च चल रहा है उसमें अगर आपने मान लीजिए पेपर पढ़ा, मान लीजिए एक हैबिट बनाइए कि ऑलमोस्ट एवरी वीक यू शुड रीड वन रिसर्च पेपर, नॉट टेक्स्ट बुक, नॉट लाइक दिस लैंग्वेजेस, नॉट मेकिंग वन ऐप। और इसके रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? रिसर्च पेपर्स कहाँ से पढ़ना चाहिए? गूगल सर्च करिए, गूगल में मिल जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रिसर्च चल रहा है। जब रिसर्च पेपर पढ़ते हैं इट विल वेरी डिफिकल्ट, आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, नॉट इजी। डेंस रीडिंग होता है, व्हेन से डेंस रीडिंग बेसिकली हम सेइंग कि आप एक सिटिंग में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जैसे 10 पेज का जो रिसर्च पेपर है, तो अगर आप उस टॉपिक से फैमिलियर नहीं है तो आप उसको ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं। इसको ऐसे नहीं, ऐसे मतलब स्टोरी की तरह नहीं पढ़ना है, बेसिकली आपको समझना है, राइट, पूरी चीज को। और उसको इस तरह से पढ़ना है कि अगर
आप रिसर्च करें और आप लिखें, तो आप क्या लिखें, तो उस तरह से पढ़ना है। तो उससे आपको क्या होगा कि आपकी इंग्लिश जो है वो एक इफेक्टिव लेवल पे पहुंच जाएगी, और आपको समझ में आएगी कि किस तरह से लोग मतलब परसुएसिव राइटिंग जिस तरह के मतलब लिखते हैं वो समझना होगा। और उसके अगर आप कोर्सेज करना चाहते हैं तो उस पर कोर्सेज कर लें, क्योंकि आप ये नहीं होते हैं कि क्योंकि टॉप कंपनीज में अगर काम करना है आपको तो आपकी इंग्लिश मतलब तगड़ी होनी चाहिए। So that's my engine because ये आंसर जो आपने दिया है, this is not very conventional answer because कोई भी अगर इस समय बात करता तो ये शायद नहीं बोलता जो एंगल आपने पकड़ा है, और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये शायद लोगों को समझाने में मतलब बात इतनी आई नहीं है, और मैं डेफिनेटली इस चीज को भी एंडोर्स करूंगा आगे के अपने कंटेंट में कि हमको रिसर्च पेपर्स रीडिंग करनी चाहिए। रीडिंग नॉलेज के लिए तो हो ही रही है, साथ में ये भी समझना है कि सामने वाले ने किस तरीके से लिखा और एक इम्पैक्टफुल तरीके से उस चीज को अपनी बात बताइए, तो वहां से आप बहुत सारी चीजें लर्न करते हैं। आप वो टॉपिक तो समझ ही रहे हैं, आप उस टॉपिक को समझने के लिए बहुत कुछ पहले समझ रहे हैं, और वो जो तरीका है उस प्रोसेस को भी आप समझ रहे हैं जो कि आपको लाइफ में काम आएगी। और इसीलिए शायद लोग कहते हैं कि जब आप कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो आपके अंदर का नॉलेज बढ़ता है, और वो नॉलेज आपका एक्सपीरियंस बनता है, और वो आपके लाइफ में कहां काम आएगा आपको पता नहीं है, लेकिन वो आपको जरूर पे ऑफ करके जाएगा। तो ये बहुत कमाल की आपने बात बताई है। मैं जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि फेसबुक जैसी कंपनी में जाने के लिए फ्रेशर्स को, वैसे तो आपने काफी कुछ बात बता दी है, लेकिन एक फ्रेशर को या नॉन फ्रेशर भी हो सकता है, तो उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए? थोड़ा सा फेसबुक के बारे में आप बताइए। फेसबुक का आपका कैसा माहौल है वहां, आपको क्या फैसिलिटी, क्यों ये इतनी यूनिक कंपनी है, और कैसे इसमें जाया जाए? पहली बात तो मैंने आपको बताई कि आपको डेप्थ में पढ़ाई करनी होगी। जो मेरे एक्सपीरियंस में, मैं मतलब मेरी पूरी एजुकेशन भोपाल में हुई है, मैंने देखा है कि डेप्थ वाज नॉट देयर। और मतलब बेसिकली मैं कहना चाहूंगा कि प्रोफेसर के पास भी डेप्थ नहीं है। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्रोफेसर आल्सो आर नॉट डोंट नो थिंग्स आर डेप्थ। एंड आई विल टेल व्हाई। जब मैंने एमसीए किया उस टाइम में मैंने आपसे कहा कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नहीं था, राइट? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के जो पेपर्स हैं, जो रिसर्च पेपर्स हैं, वो 2005 के बाद बहुत सारे नए नए रिसर्च पेपर्स आए हैं, राइट? अब अगर आप सोचेंगे कि आपका प्रोफेसर नो ऑल दैट, इट्स नॉट फिजिबल। क्योंकि प्रोफेसर कैन फोकस ऑन वन एरिया, राइट? और जो कॉलेजेस हैं उसमें क्या होता है कि वहाँ पे हर जो कॉलेजेस हैं रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, वो लोग वो माइंडसेट बेसिकली स्टूडेंट्स को नहीं देते हैं। तो अगर आपको मतलब ये करना मतलब बेसिकली थोड़ा डेप्थ में समझना है चीजों को, तो आपको जिस एरिया में आप पढ़ रहे हैं उसका आपको बेसिकली, मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप सोच रहे हो कुछ सोच रहे होंगे कि अच्छा मैं कैसे मतलब रिसर्च पेपर पढ़ लूँ सब में, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम का रिसर्च पेपर पढ़ लूँ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख लूँ, 4 लैंग्वेज भी सीख लूँ और अंदरूनी भी सीख लूँ। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो मैं बोल रहा हूँ कि आप वैसा मत सोचिए कि मैं फेसबुक में चले जाऊं, राइट? इट्स नॉट, फेसबुक इज जस्ट अ कंपनी, राइट? फेसबुक में इज जस्ट अनदर कंपनी which was not there 15 years back, right? तब समझ रहे हैं? तो आपको बेसिकली आप कंपनी को मत पकड़िए, आप अपने नॉलेज को पकड़िए। अब बेसिकली आई थिंक थोड़ा क्लीशे हो जाएगा क्योंकि मैं ये बात पहले करता रहता हूँ कि आपको फेसबुक नहीं ले रही है, आप इतने अच्छे बनो कि फेसबुक को आप चाहिए, राइट? तो आपको इतना अच्छा बनना है, वो आपका वो होना चाहिए कि आप खुद इतने अच्छे हो कि अमेज़न को आपको लेना पड़ेगा, फेसबुक आपको लेना होगा, कि गूगल का आपको लेना होगा। अगर आप ऐसे सोचोगे क्या पढ़ूं कि फेसबुक में हो जाए, तो उससे क्या होगा, उसमें क्या होगा, ये अप्रोच क्या है? ये अप्रोच ऐसा है कि अगर फेसबुक कल को चला गया, राइट? हम ही कंपनी विल टेक ओवर फॉर एग्जांपल, राइट? तो आप मतलब फिर क्या करोगे? अच्छा उसको कुछ और चाहिए, तो उसको मैं क्या पढ़ूंगा इसके लिए? तो वो ये जो अप्रोच है थोड़ा सा मतलब although it looks like easy approach नहीं है, life is not easy, right? तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मान लीजिए आपका पहली बार में नहीं हुआ, आपने शुरुआत की और उस टाइम पे आपका टीसीएस में हुआ या फिर दूसरी कंपनी, टीसीएस भी कोई खराब कंपनी नहीं, मतलब आपका हुआ ही नहीं मान लीजिए, तब भी आपका वही स्टार्टअप में छोटी कंपनी हुआ,
लेकिन अगर आप ये अप्रोच रखोगे ये वाला कि मुझे मतलब डेप्थ में पढ़ना है और मतलब अच्छा करना है, तो यू विल इवेंचुअली लैंड इन अ बेटर पोजीशन। अब वो स्लोली आपका जो है, जो आप रिसर्च पढ़ रहे हो, मान लो अगर आपने 4 साल 5 साल चाहे कोई भी कंपनी में काम किया, अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं, आई कैन गारंटी हो कि आपका नॉलेज इतना हो जाएगा कि आपको फेसबुक लेने के लिए रेडी हो जाएगी। तो आपको बेसिकली उस टाइप का वो समझना है आपको, तो मतलब आपको डेप्थ में समझना है और उसको कंटिन्यू करना है। और लाइफ का अगर आप वैसा बना है तो आपको जनरली ऑलमोस्ट एवरी कंपनी यू कैन क्रैक, राइट? तो लाइक जो डेप्थ में पढ़ता है, रिसर्च में पढ़ता है, एंड देन बेसिकली यू नो उस पे बिल्ड करता है नॉलेज को। और हाँ, स्पेसिफिकली अगर जो इंटरव्यू प्रोसेस है, ये तो हो गया मतलब आपको बिल्ड करना है, तो इंटरव्यू प्रोसेस में चेक हो जाएगा। इंटरव्यू प्रोसेस वैसा है कि आपको एल्गोरिथम पूछा जाएगा, राइट? और एल्गोरिथम लोग ऐसे सोचते हैं कि अच्छा कि मैं ना कितने सारे मैं एल्गोरिथम की बुक पढ़ लेता हूँ, एक बुक मैंने पढ़ लिया है बस, मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने बुक पढ़ लिया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एल्गोरिथम बेसिकली जो होते हैं, एल्गोरिथम जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं कहाँ से? जैसे कि जो एल्गोरिथम में जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली पुराने पहले जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत से एल्गोरिथम यूज हुए हैं, तो वहां से एल्गोरिथम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आए हैं। ओके, तो आपको समझना होगा वो चीजें। तो जितने भी एल्गोरिथम आप पढ़ेंगे आपको समझना होगा कि उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ था, और वंस यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग आपका बेसिकली एक लेवल सेट हो जाएगा। तो एक एल्गोरिथम करना है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, 3 हो गया ये। सिस्टम डिजाइन आपको समझ में आ जाएगा अगर ये पढ़ने के बाद, that should be enough। तो मेरे ख्याल से यहाँ दर्शकों को एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप ए ग्रेड की कंपनीज की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंपनी को ना देखें, आप अपने लेवल को देखें। आपको अपना लेवल रेस करना है, और लेवल रेस करने के लिए बहुत अच्छी टिप्स अंजन ने आपको दी हैं, और इस नए एंगल से भी आप चीजों को देखना स्टार्ट करें। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम शुरुआत में होते हैं अंजन, हम लोग भी जब कॉलेज में थे तो वो बड़े मासूम वाले दिन थे, जिनको बेवकूफी थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड लगता है तो मैं मासूम बोलता हूं। तो वो जो मासूमियत वाले दिन थे, वहां पे हमारे भोले भाले डाउट्स होते थे कि हम ये लैंग्वेज पढ़ लें तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसे ऐसे। और ये सभी लोगों के साथ होता है। लेकिन अब का समय थोड़ा सा अलग है, अभी लोगों में ज्यादा अवेयरनेस है। अंजन, हम लोगों के समय के मुकाबले अब देखें तो स्टूडेंट ज्यादा अवेयर है, कॉलेज में उनको बहुत जानकारी मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, पर बच्चा अवेयर है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। तो आज आप यहाँ पर आए, इतना समय आपने निकाला और बहुत अच्छा गाइडेंस हमारे दर्शकों को दिया है, तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आगे भी कभी आपको लगे किसी भी टॉपिक पे आपको बात करनी है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा खुला है, आप जरूर रहिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हाँ, और अगर कोई भी क्वेश्चंस हो एल्गोरिथम के बारे में और या फिर सिस्टम डिजाइन के बारे में, अगर इंटरेस्ट हो, मतलब like critical mass of people like want to know about it, और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तो basically we can have another session also. Thank you very much. Thank you.